पसमानदा मुल्कों को कर्ज के बोझ थले दबाकर सूद दर सूद वसूल करने के फन से खूब वाकिफ हैं। तिरंगे को यूनियन जैकब से ऊपर देखना उन्हें नाकल मंजूर था। ना आज जिम विलियम और जीन सब ही उसी तहजीब के नुमाइंदे थे, उसी रंगो नस्ल से ताल्लुक रखते थे। उनकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा था जो एशियाई ममालिक को कम तर समझते थे। गंदमी रंग पर वो अपनी हयाओ शर्म, अपने अज़्मो गैरत, अपने हुस्न, अपने जिस्म की रानाइयाँ सब कुछ बड़े फख्र से कुर्बान कर सकते थे। शायद इसलिए मशरक की मर्दाना वजाहतें ज़्यादा पुरकशिश हैं। उनकी तस्कीन ज़्यादा बेहतर अंदाज में करने के फ़न से वाकिफ होती हैं। लंदन की सड़कों पर मकामी लड़कियां बड़े फख्र और शान से हिंदुस्तान के गले में हाथ डालकर चलती हैं। जिस्मानी रिश्तों और नज़ाकतों के मामले में भी वो आका और गुलाम के चोरी छुपे खेल खेलना पसंद करती हैं। आका खिदमत के फ़न से नावाकिफ होता है, गुलाम को आका को खुश करने के सैकड़ों नुस्खे मालूम होते हैं। मेरे जहन में आका और गुलाम की बुलंदी और पस्ती का इम्तियाजी फ़र्क मुख्तलिफ जावियों से अपनी शक्लें बिनाता बिगाड़ता रहा। जीन ने मुझे अपने मुस्तकबिल से वाबस्ता कर रहा था। वो मेरी तलाश में हिंदुस्तान के गली कूचों को छांटती फिरी थी, लेकिन इस वक्त जीन की आंखें भीगी भीगी और सुर्ख नजर आ रही थीं। विलियम ने जब उसे मेरी गिरफ्तारी और उसके महरकात के बारे में खबर दी होगी, इस वक्त जीन का नाजुक दिल जरूर धड़का होगा। वो हक्का बक्का रह गई होगी। उसने यही कहा था कि वो विलियम की बात को मजाक समझी थी, लेकिन हकीकत का इंकशाफ होने के बाद उसकी हालत जरूर गैरमई हो गई होगी। उसके मासूम जहन में न जाने कैसे कैसे ख्यालात कुल बुलाए होंगे। उसकी ख्वाबों को हल्का ही सही लेकिन एक धचका जरूर लगा। मुझे लाकअप में देखकर उसकी गजाली आंखें छलक उठी। लिबास भी उसके दिल की धड़कनों में आने वाली तगयानी को पोशीदा नहीं रख सका। उसके इख्तियार में होता तो शायद वो आर्थर को गोली मार देती। जिस जज ने मेरे जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर अपने हुक्मनामे के साथ दस्तखत किए थे, उसका खून पी जाती, उस फाइल के पुर्जे पुर्जे करके हवा में बखेर देती, जिसकी बुनियाद पर अखबारों ने मेरे ऊपर गंदगी उछाली थी। लेकिन जज्बात का वो तूफान मगरबी तहजीब के परवरदा दिलों और जहनों में जिस शिद्दत से सर उभारता है, उससे ज्यादा सुरअत से समुंदर की झाग की तरह बैठ जाता है। वो नज़्म व नस्क के मामले में बड़े मुहज़्ज़ब होते हैं। एक पल में भड़कते हैं, दूसरे पल के दूर दराज नताइज के पेशे नज़र ठंडे पड़ जाते हैं। हिंदुस्तान या दूसरे मुआलिक में जहाँ नाखवानगी का तनासब ज्यादा होता है, इंतकाम की आग नसर दर नसर सर्द नहीं होती। लातादाद जिंदगियां इस आग में जलकर राख हो जाती हैं। मासूम फूल जैसे बच्चे भी झुलसकर अब्दी नींद की आगोश में सो जाते हैं। इन्हीं हालात से फायदा उठाकर उन्हें दहशत गर्द करार दे दिया जाता है। जीन डुबडुबाई नजरों से मुझे देखती रही। मैं मेज की एक तरफ था, दूसरी जानब वीम, जीन, विलियम और जिम बराबर बैठे थे। जिम किसी गहरी सोच में गर्क था। मैं उसका मौसम था। वह जरूर मेरी गुत्थी सुलझाने की खातर जहनी घोड़े दौड़ा रहा था। विलियम के चेहरे के तासरात जरा मुख्तलिफ थे। मेरी उसकी महज 2 मुलाकातें हुई, मगर मेरी बातों ने उसे मेरा गर्विदा बना दिया। उसके दिल में जीन की मोहब्बत के जरासीम पहले से मौजूद थे। वो अपने माजी से खौफजदा था या फिर सितारों पर कमांड फेंक कर नाकामी के ख्याल से डरता था जो उसने इंकशाफ नहीं किया। मुमकिन है जिम की जुबानी मेरा और जीन का जिक्र सुनकर उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया हो, लेकिन मैंने जीन और उसकी वाबस्तगी का जिक्र छेड़ा तो उसकी आंखों में उभरने वाली चमक दीदनी थी। मैं जानता था कि वो मेरा बेदाम गुलाम बन गया था, मेरी खातिर हर कुर्बानी पेश कर सकता था। इस वक्त वो खामोश था, लेकिन उसकी आंखें मुझसे मुखातब थीं। मैं उनकी आवाज सुन रहा था। मिस्टर दौलत अली, वो कह रहा था, तुमने जीन को मेरी झोली में डालकर मुझे खरीद लिया है। मेरी हैसियत जीन और जिम के मुकाबले में बड़ी कम तर सही, मगर तुम एक बार मुझे आजमा कर तो देखो। मुझे हुक्म दो, मैं सारा जुर्म अपने सर लेने को तैयार हूँ। इकरार जुर्म के बाद अंधा कानून उसके पस मंजर में झांक कर अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करता।
اقرار جرم کی پاداش میں سزا سنا کر فائل بند کر دیتا۔ تم نے میری دیرینہ خواہش کا احترام کیا، میری محبت کو تسکین پہنچائی۔ میں اسی روز تمہارے ہاتھوں فروخت ہو گیا جب تم نے میرا اسٹیٹس بڑھا کر جین کے برابر کھڑا کرنے کا سہانا خواب دکھایا تھا۔ صبر سے کام لو ولیم میرے عزیز، میں نے اسے پلکوں کی ایک ہلکی جنبش کی زبانی پیغام دیا۔ وقت کا انتظار کرو، تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، ابھی تو کھیل شروعات ہوئی ہیں۔ ہمیں علیحدہ کمرے میں آئے 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے تھے، لیکن 10 منٹ کا مکمل سکوت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں، جیسے ہم نے کسی غرق ہوتے ہوئے جہاز سے ایک لائف بوٹ حاصل کر کے سمندر کی بپری ہوئی موجوں میں چھلانگ لگا دی ہو، اور اب لائف بوٹ میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کس سمت جانا ہے، کنارہ ملے گا بھی یا نہیں۔ جین برداشت نہ کر سکی تو ایک دم پھٹ پڑی۔ دولت علی کہہ دو کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میں نے جو سنا وہ غلط ہے، جو کچھ میری نظروں نے دیکھا وہ ایک خواب تھا، محمل اور بے ہدا خواب جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ میرے کچھ کہنے نہ کہنے سے اب کیا فرق پڑے گا؟ میں نے جان بوجھ کر دل گرفتہ لہجہ اختیار کیا۔ میں جم کے ان متوقع سوالات سے دامن بچانا چاہتا تھا جو اس کے ذہن میں مارٹینا کے پرسرار قتل کے بارے میں پل بلا رہے ہوں گے۔ جیکب کو شناخت کر لینے کے بعد اس کے جسم سے گوشت غائب ہوتا دیکھ کر اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ قانون کی تحویل میں صرف ہڈیوں کا ایک پنجر تھا جس کی ہتھکڑیاں خود ہی ڈھیلی پڑ کر اتر چکی ہوں گی۔ سارا جم یا جین کسی کے علم میں نہیں تھا کہ ان کا رانی کون ہے، کن حیرت انگیز قوتوں کی مالک ہے، کیسے کیسی شرارتیں اس کے ننھے وجود میں چھپی ہیں، وہ کیسے کیسے ناقابل یقین کارنامے انجام دے سکتی ہے۔ شعبدے اور بازیگری میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس کے پنجوں کی تیز چبن کسی نشتر سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ فنکشن ہولناک، پرسرار اور ناقابل یقین کہانیوں کے موضوع پر لکھنے والوں کے ذہن انکا رانی کی قوتوں کے خزانے کی گرد بھی نہیں چھو سکتے۔ لپاڈگی سے کام چلانا اور بات ہے، مصر کے اسرار، ہزاروں سال پرانی ممیز کی دریافت، ان سے منسوب داستانیں، طلسم ہوش ربا، سب اپنی اپنی جگہ، لیکن انکا رانی، بالشت بھر کی وہ فتنہ جس نے خود اپنی مرضی سے میرے سر کا انتخاب کیا تھا، ایسی لازوال اور ہولناک قوتوں کی مالک تھی کہ ذہن کی رسائی بھی اس کی ابتدا کو نہیں پہنچ سکتی۔ رام دیال کی ماں نے پنڈت پجاریوں کے مشورے کے بعد مجھے انکا کو قبضے میں کرنے کی ترغیب دی تھی۔ راتوں رات کھرب پتی بن جانے کے سہانے خواب دکھائے تھے۔ میں نے بیک جنبش زبان کوئی جنتر منتر پڑھنے سے انکار کر دیا۔ شاید میں نے بھی اگر انکا رانی کو دیوی دیوتاؤں کا جاپ کرنے کے بعد حاصل کیا ہوتا تو میں بھی اس کی لامحدود قوتوں کا بھید کبھی نہ پا سکتا۔ میرا اور انکا کا ساتھ 4 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ اس عرصے میں بھی اس کی گردن کو نہیں پہنچ سکا۔ جن لوگوں نے انکا کا مطالعہ کیا ہے وہ گواہ ہیں کہ جب پولیس کو کوشلیا کے قتل کے سلسلے میں چھان بین کر رہی تھی، اس وقت انکا نے میری ایک درخواست کے جواب میں بڑے شوق انداز میں مسکرا کر کہا تھا، اپنی انکا کے بارے میں تم بھی ابھی کچھ نہیں جانتے۔ مجھے یہ شکایت ہی رہی ہے کہ کسی نے مجھ سے وہ کام ہی نہیں لیا جو میں اپنی حدود میں رہ کر بھی انجام دے سکتی ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں جو کچھ کسی شخص کے لیے کر سکتی ہوں وہ کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ میں ذہنوں کو پلٹ دیتی ہوں لیکن اس کے لیے میرا وہاں موجودگی ضروری ہے۔ جب تربینی انکا رانی کو حاصل کرنے کی خاطر ایک ویرانے میں منڈل میں بیٹھا جاپ کر رہا تھا، اس وقت بھی انکا نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، جمیل، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، تم نے آج مجھے دل سے پکارا ہے۔ سنو، دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں اگر مل کر بھی مجھے پریشان کرنا چاہیں تو میں تنہا ان کا مقابلہ کر سکتی ہوں، لیکن ایک طاقت ایسی ہے جس کے آگے میرا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ میری وضاحت طلب کرنے پر اس نے بتایا تھا کہ جو شخص ایک دن مخصوص جاپ کرنے کے بعد اسے حاصل کر لے، انکا کا اس کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے، وہ اس پنڈت یا پجاری کے ہر حکم کی تابع ہوتی ہے، اس کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی۔ میں انکا رانی کی لازوال
पुरस्कार और नाकाबिले यकीन कुव्वतों की वजाहतों में उलझ गया। आप इनका को मुझसे बेहतर जानते हैं, वो सिर्फ मेरी ही नहीं आपकी भी महबूबा दिल नवाज है। मैं जीन की बात कर रहा था, जो आर्थर के मुकाबले में ज्यादा बड़े ओहदे पर फाइज थी, लेकिन कानून के सामने सर नहीं उठा सकती थी। एक जिम्मेदार अफीसर थी, मोहब्बत और जिम्मेदारी के एहसास के दरमियान फंस कर बड़ी बेबस और परेशान नजर आ रही थी, और मेरे जवाब ने उसे और उलझा दिया। ये तुम कैसी मायूसी की बात कर रहे हो? उसने मुझे अजीब नजरों से घूरा। मैं तुम्हारी इस कैफियत को क्या नाम दूं? इन बातों से क्या हासिल होगा? मैंने सर्द आह भरी। आर्थर ने जो केस तैयार किया है, उसकी कोई लचक, कोई सकम, कोई झूल होता तो जज उसे मेरा जिस्मानी रिमांड क्यों देता? अब क्या होगा? विलियम ने पहली बार कसमसा कर जुबान खोली। क्या आप अपने केस का दिफा नहीं करेंगे? मैं आपकी तरफ से अच्छा वकील खड़ा कर सकता हूँ। आप परेशान ना हो। विलियम के लहजे में प्यार था, खलूस था, अपनायत थी। मैंने शुक्रिया अदा नहीं किया, उसके जज्बे की सच्चाई पर मुस्कुरा दिया। उस मुस्कुराहट में कोई तसना या बनावट नहीं थी। आर्थर से तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी? जी ने एक और अमकानी बात कही। नहीं, मेरा जवाब बड़ा मुख्तसर था। फिर तुम्हारे खिलाफ चोरी का केस क्यों बनाया गया? वो फिर झल्ला गई। मेरा दिल नहीं मानता। कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे बताओ दौलत अली, वो क्या बात है जिसने तुम्हें आर्थर के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? तुम मुझे आज से बेशतर कभी इतने बेबस नजर नहीं आए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब तुमने सुलेमान बे को सैकड़ों आदमियों की मौजूदगी में। पुरानी बातों का जिक्र मत करो जीन, मैंने जिम को सुनाने की खातिर कसमसा कर कहा। हालात हमेशा यकसा एक जैसे नहीं रहते, वक्त करवटें बदलता रहता है। तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो जीन को, उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। कल शाम मैंने तुमसे फोन पर बात की तो तुम्हारे लहजे में एतमाद था। एक रात के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली रूनमा हो सकती है, मैं नहीं मान सकती दौलत अली। जिम, जो खामोश बैठा अपनी उकाबी नजरों से मेरा एक्सरे कर रहा था, अचानक उठकर बाहर चला गया। शायद वो मेरी केस फाइल का मुताला करने गया। सुनो दौलत अली, जी ने बड़े प्यार से मुझे समझाने की कोशिश की। तुम हमें वाकयात की नौइयत और असलियत से आगाह नहीं करोगे तो हम तुम्हारी मदद किस तरह करेंगे? मैं जो कुछ कहूंगा तुम एतबार नहीं करोगी। मैंने होंठ काटने लगा। विलियम की परेशानी और बढ़ गई। तुमने कबल अज वक्त ये फैसला क्यों कर लिया? जीन तलमलाकर बोली। तुम कह कर तो देखो। पुलिस अफीसर ने मेरे रूम से जो सफरी बैग बरामद किया है वो मेरा नहीं था, मैंने सबल कर कहा। जिम के चले के जाने के बाद मैंने जीन को परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। फिर जी ने जज्बाती अंदाज में दरियाफ्त किया, वो किसका बैग था? ये मुझे नहीं मालूम, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हारे रूम में किस तरह आ गया? जी ने बेसब्री का मुजाहरा किया। उसकी जगह मैं होता तो मैं भी उलझने लगता। रूम होस्टेस मेलबा लाई थी, मैंने बात जारी रखी। इनका रानी के तज़किरे और खर्च हो जाने वाली रकम को दरमियान से निकाल कर सारी तफसील बयान कर दी। जीन के चेहरे पर गुस्से और हैरत के मिले जुले तासरात उभर आए। उसने खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरा। क्या तुमने लोइस आर्थर को यह तफसील बताई थी? नहीं, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। मैंने इसकी जरूरत नहीं महसूस की। क्यों? हर मुल्ज़म कानून के फंदे में आने के बाद कोई ना कोई फर्जी कहानी अपने बचाव की खातिर जरूर सुनाता है, मैंने कहा। आर्थर मेरी बात पर यकीन ना करता। आपने दूर अंदेशी का सबूत नहीं दिया मेरे मोहतरम, विलियम दबी जबान में बोला। आपका बयान रिकॉर्ड पर आ जाता तो हमारा वकील ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता था कि किसी ने आपको बिला वजह फांसने की खातिर एक मुनज़्ज़म ड्रामा स्टेज किया है। मेरी बात गौर से सुनो जीन, मैंने विलियम का बात का जवाब देने की बजाय जीन को राजदारी से मुखातब किया। मैंने इस वक्त तुमसे जो बात की है तुम उसका तज़किरा किसी और से नहीं करोगी, जिम से भी नहीं। लेकिन केस फाइल, जिम के आने से पहले मुझे अपनी बात मुकम्मल कर लेने दो, मैंने जीन की बात उचकते हुए दबी जुबान में कहा। मैं जिम पर यह जाहिर करना चाहता हूँ कि मेरी रूहानी कुव्वतें छिन चुकी हैं। तुम्हारे अलावा कुछ और लोग भी मार्टिना के मर्डर केस को तारीकी में रखना चाहते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मार्टिना के नाम के साथ कुछ और नाम भी रोशनी में आ जाएंगे जिसे मैं पसंद नहीं करता।
जीन और विलियम दोनों ही मेरी बात सुनकर अपनी अपनी निशस्त पर कसमसाने लगे। मुझे मजीद वजाहत करने का मौका नहीं मिल सका। जिम दरवाजा खोलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बड़ी गंभीर संजीदगी मुसल्लत थी। मेरा अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ। वो मेरी केस फाइल का मुताला करके वापस आया था। मुमकिन है आर्थर के साथ तबादला ख्यालात भी किया हो। मैं दोबारा संभल कर बैठ गया। जीन और विलियम दोनों की नजरें मेरे चेहरे पर जमी थी। मेरे आखिरी जुमलों ने दोनों को चौंका दिया। मार्टिना के हवाले पर दोनों ही अपने अपने खौल में सिमट गए। आर्थर से कोई बात हुई? जीन ने दबी जुबान में जिम से दरियाफ्त किया। दौलत अली, जिम ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय बराह रास्त मुझसे मुखातब किया। हकीकत क्या है ये तुम ही बता सकते हो, लेकिन खुद आर्थर का ख्याल है कि तुम जानबूझकर केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हो। इसने कोई वजह भी जरूर बताई होगी। मैंने सपाट लहजा इख्तियार किया। हाँ, जिम ने मेरी बेरुखी को महसूस करते हुए कहा, अगर उस सफरी बैग से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था तो तुम्हें उसी वक्त वापस कर देना चाहिए था जब मेलबा उसे तुम्हारे पास लाई थी। मैंने जवाब नहीं दिया, खामोश रहा। मैं जानना चाहता था कि जिम और आर्थर के दरमियान और क्या गुफ्तगू हुई। आर्थर का कहना है कि इस बैग में 10-10 हजार पाउंड की 10 गुड़ियां थी। 1 लाख पाउंड की वो रकम 2 रोज पहले एक मकामी बैंक से निकलवाई गई थी। जिम ने मेरे चेहरे को बेगौर देखते हुए कहा, आर्थर को होटल के जराये से ये भी मालूम हुआ है कि तुम कल शाम कुछ देर के लिए बाहर गए थे। और जिम जानबूझकर थोड़े तवक्कुफ से बोला, 1 लाख की रकम में से 800 पाउंड कम मिले हैं। सारी कागजी कार्रवाई तुम्हारी और गवाहों की मौजूदगी में हुई। तुमने इस बैग को अपनी मलकियत करार दिया था, क्या ये दुरुस्त है? जिम, मैंने पैंतरा बदल कर कहा, क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूं कि तुम किस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो? मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहता हूं, जिम ने अपने जुमले पर जोर देकर कहा। मुझे गलत समझने की कोशिश मत करो। हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब तुम हमारे साथ ताआवन करो। अब वक्त गुजर चुका, मैंने रुखाई से जवाब दिया। तुम्हारे या मेरे कहने से ना आर्थर अपनी रिपोर्ट तब्दील करेगा, ना जज अपने अहकामात में रद्दो बदल करने पर आमादा होगा। बात अब अदालत ही में खत्म होगी। मैं तुम्हारे ख्याल से मुतफिक हूँ, लेकिन अगर तफ्तीशी अफसर के रवैये में लचक पैदा हो जाए तो केस की नौइयत बदल भी सकती है। सॉरी जिम, मैंने अपना 2 टोक फैसला सुना दिया। मैं आर्थर के सामने घुटने टेकने पर तैयार नहीं हूँ। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि सारी कागजी सबूत और गवाहों के बयानात तुम्हारे खिलाफ हैं? जिम ने मुझे अंजाम से डराना चाहा। मैं तुम्हारी केस फाइल पढ़कर आ रहा हूँ। तुमने होटल में आर्थर से जो तलख गुफ्तगू की थी उसने उसे और भड़का दिया है। उसने तुम्हारे लिए जो कानूनी शिकंजा तैयार किया है वो बेहद मजबूत होगा। कल क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जिम की जुमलों ने मुझे खौफजदा करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं भड़क उठा। तुम लोगों ने यहाँ आकर दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। मैंने चुभता हुआ अंदाज इख्तियार किया। मेरे केस में तुम्हारी मुदाखलत नक्सली इम्तियाज के माथे पर शिकरे भी डाल सकती है। मैंने किसी वजह से जानबूझकर तुम्हारा नाम दरमियान में लाने की गलती नहीं की थी। तुम दौलत अली, तुम, जीन ने बड़े जज्बाती अंदाज में शिकवा किया, तुम हमें गैर समझ रहे हो। हम सब आपके साथ हैं। विलियम कसमसाने लगा। मेरा मशवरा मान लो दौलत अली, जिम ने दोस्ताना लहजे में कहा। कानूनी पेचीदगियों की गुत्थी सुलझाने के लिए जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत होती है। तुमने आर्थर के लिए होटल के अमले की मौजूदगी में जो सख्त नाजीबा अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए उसका दुख जरूर है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उस पर अपना असर सूख इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, मैंने खिला में घूरते हुए मुज़म्मिल लहजे में जवाब दिया। दरमियान में कुछ ऐसी रुकावटें आ गई हैं कि वक्ती तौर पर मावराई कुव्वतें मुझसे रूठ गई हैं। ये तअत्तुल ज्यादा देर नहीं रहेगा। मेरी ताकत बहाल हो लेने दो, फिर मैं आर्थर को बताऊंगा कि मजबूत शिकंजे क्या होते हैं। क्या मैं तुम्हारे बयान पर एतमाद कर लूं? जिम ने मुझे मशकूक नजरों से देखा। बड़ा घाघ अफीसर था। मेरे फरेब के जाल में फौरन नहीं फंसा। तुम्हारी मर्जी पर मुनअसर है, मैंने बेफरमाई से शाने उचकाए। मैं उस वक्त पुलिस की तहवील में हूँ और तुम हमाकत की बातों से गुरेज करो। मेरे जवाब में छुपे हुए तंज को महसूस करके झल्ला गया। मैं किसी और बात पर गौर कर रहा था।
वो भी कह डालो जिम। मैंने उसे टटोलने की खातिर मायूसी का हरबा इस्तेमाल किया। कोई हसरत दिल में बाकी ना रह जाए। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी कुव्वतें छिन गई हैं, जबकि आर्थर का बयान कुछ और है। ओह, मैं मुस्कुरा दिया। जिम की बात ने मुझे मामले की तह तक पहुंचा दिया। मैंने बड़ी खूबसूरती से बात निभाने की कोशिश की। आर्थर ने तुमसे जो कुछ कहा वो गलत नहीं है। उस जिद्दी अफीसर ने मेरी दरख्वास्त के बावजूद मुझे हथकड़ी पहनाई थी। मैंने उसे खुली हुई हथकड़ी वापस करके हैरान कर दिया। मुझे यकीन था कि मैं इस मगरूर अफीसर का सारा घमंड तोड़ दूंगा। वो मुझे इज्जत के साथ वापस होटल छोड़ने पर मजबूर हो जाता। मैं नोटों के नंबर तब्दील कर देता। आर्थर को पसीने आ जाते और जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ही मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि मेरी कुव्वतें सिलब हो चुकी हैं। शायद मैंने किसी अमल में जल्दबाजी से काम लेकर बाजी हार दी, मगर मैं मायूस नहीं हूं। मुझे यकीन है कि मैं ज्यादा अरसा बेबसी का शिकार नहीं रहूंगा। जिम मेरी हैरत अंगेज सलाहियतों का मुतरफ था। मैं जर्मन साइंसदान के अगवा में उसकी मदद ना करता तो ओहदे में तरक्की होने की बजाय उसकी कारकर्दगी पर हर्फ आ जाता। बर्लिन में इस वक्त जीन मेरे हमरा होटल में मौजूद थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वहशतों में इजाफा हो रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने हाथों में दबा हुआ पिस्तौल मेरे ऊपर तान लिया। अगर बर वक्त जिम ने उसे फोन पर अपनी कामयाबी और मेरी हैरत अंगेज कुव्वतों के एतराफ का मसदा ना सुनाया होता तो वह मुझे गोली मारने से भी गुरेज ना करती। जिम और जीन दोनों मेरी ताकत के करिश्मे देख चुके थे। सारा तो मेरे नाम का कलमा पढ़ने लगी थी। माजी की वो नाकाबिले यकीन बातें इतनी जल्दी जिम के जहन से धुंधला नहीं सकती थी। मैं माने लेता हूं कि जो तुम कह रहे हो वो हरफ बहरफ दुरुस्त है। जिम ने बल आकर हथियार डाल दिए। लेकिन अगर तुम्हारी कुव्वतें, हाँ, मेरी तवक्कात गलत भी हो सकती हैं। मैंने संजीदगी से जिम की बात काट कर कहा। बहुत कुछ मुमकिन है। मैंने गैब के हालात बताने का दावा भी कभी नहीं किया। जीती हुई माजी मात भी हो सकती है, मगर मैं एक मफरूजे के सबब इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम नहीं करूंगा। दो पहलवान उखाड़े में उतरते हैं तो एक की जीत दूसरे की हार होती है। तुम भी वक्त का इंतजार करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे या जीन के नाम पर कोई हर्फ आए। जिम मकसे में पड़ गया। विलियम ने गालबन मेरी मसलहतों को समझकर खामोशी इख्तियार रखी। जीन बड़ी जज्बाती लड़की थी। कई मौका पर उसने अपने जज्बाती अमल से मुझे भी शशदर कर दिया था। इस वक्त भी वो चुप ना रह सकी। दौलत अली, उसने पहलू बदलकर फैसला कुन अंदाज में पूछा, तुमने अपने केस के दिफा के लिए क्या सोचा है? रिमांड की मुद्दत खत्म हो लेने दो। आर्थर को कानूनी शिकंजों को और मजबूत करने के मौके से महरूम ना करो। उसे अपनी सलाहियतें आजमाने का इख्तियार हासिल रहना चाहिए। मैंने बेपरवाही से मुस्कुराकर जीन को मुतमिन करना चाहा। केस को अदालत में पहुंचने दो। जज और ज्यूरी को मैदान में आने दो। फिर छीना छपटी में ज्यादा लुत्फ आएगा। मैं तुम्हारे इस ख्याल से 100% मुतफिक हूँ कि अगर हमने अपनी मौजूदा हसीयत में तुम्हारी हमायत की तो हम पर गद्दारी का इल्ज़ाम भी आयद हो सकता है। हम हुकूमती अताब का निशाना भी बन सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि हमें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाए, सारी मराआत वापस ले ली जाएं, और भी बहुत सारे अमकानात हैं। जीन बड़ी संजीदगी से एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर जुमले मुकम्मल करती रही। मुझे खुशी है कि मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। तुमने अपने बारे में एक फैसला कर लिया, अब मेरा फैसला भी सुन लो। उसने मुठियां भींच कर बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, मैं कल मुलाजमत से इस्तीफा दे दूंगी। तुम्हारे हिंदुस्तान जाने के बाद जिम के मशरे पर मैंने कानून की डिग्री हासिल कर ली थी। अब तुम्हारा केस अपने लिए एक चैलेंज समझकर लड़ूंगी। मैं सटपटा गया। वो सरफिरी लड़की जो मेरी तलाश की खातिर हिंदुस्तान में दर बदर होती रही, कुछ भी कर सकती थी। मैं उसके हौसलों और कुव्वते बर्दाश्त का गवाह हूँ। वो जिम की परस्तार थी। जिम सारा की जुल्फ में उलझा तो उसे टूटकर बिखर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बड़ी जुरायतमंदी से खुद को संभाला। सारा से कोई शिकवा शिकायत नहीं की। जिम के शाना बेशाना
एक ही दफ्तर में काम करती रही। जिम का सहारा छूट जाने के बाद उसने मेरे ऊपर तकिया किया। मैं भी झूठे दिलासे और वादे करके हिंदुस्तान चला गया तो वो बेसहारा हो गई। उसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो शायद जिंदगी से मुंह मोड़ लेती, लेकिन जीन ने हिम्मत नहीं हारी। जिंदगी की शाहराह पर साबित कदमी से आगे बढ़ती रही। वक्त ज्यादा गुजर गया, उसके इंतजार की आस टूटने लगी तो वह मेरी तलाश में निकल पड़ी। उसकी मेहनत रायगान नहीं गई। मुझे मौत के मुंह से निकाल कर अपनी बाहों में समेट कर दोबारा लंदन घसीट लाई। वो बड़ी हौसलामंद और बड़ी बाहिम्मत और ठोस इरादों की मालक थी। कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखती थी। मैं एक लम्हे को डगमगा गया। उसके चेहरे पर मचलते अज़म की पुख्तगी ने मुझे डरा दिया। मैं उसे विलियम के साथ वाबस्ता करके खुशगवार मुस्तकबल सौंप कर वापसी के बारे में गौर कर रहा था और वह मेरी खातिर मुलाजमत छोड़ने की बात कर रही थी। इस मौका पर इनका रानी मौजूद होती तो जीन के सारे फैसले धरे के धरे रह जाते। मैं इशारा करता, इनका जीन के सर पर चली जाती। उसके पंजों की तेज चुभन के सामने जीन बेबस हो जाती। होता वही जो इनका चाहती। वो ज़हनों को पलट देने की हैरत अंगेज कुव्वतों की मालक थी, लेकिन उसके लिए उसकी मौजूदगी शर्त थी। अब क्या सोच रहे हो दौलत अली? जी ने मुझे ख्यालात में मुस्तगर्क पाकर बड़ी अपनाइयत से पूछा। क्या तुम्हें मेरी सलाहियतों पर एतमाद नहीं? एक बार आजमाइश का मौका दो, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। आर्थर को दांतों पसीना ना आ जाए तो नाम बदल देना। एक आसान रास्ता और भी है मेरे पास। मैंने लोहे को लोहे से काटने का ठान ली। वो क्या? जीन की नज़रों में उम्मीद की किरणें झलमलाने लगी। मैं अदालत में पहले ही पेशी पर एतराफ़ जुर्म कर लूं। मैंने तलमलाकर जवाब दिया, तुम सब की परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम ऐसा नहीं करोगे दौलत अली, जिम ने तेजी से कहा। वो मेरी बात सुनकर बौखला गया। दौलत अली जी ने मुझे बड़ी वहशत भरी नजरों से घूरा। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इकरार जुर्म कर लेने के बाद तुम्हारे ऊपर वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। हमारी कोई कोशिश तुम्हारे हक में कारगर नहीं होगी। अदालत तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करेगी। तीर कमान से निकल जाए तो वापसी मुमकिन नहीं होती। तुम जानबूझकर अंधे कुएं में छलांग लगाने की बात क्यों कर रहे हो? नहीं दौलत अली, तुम ऐसी कोई गलती भूल कर भी ना करना। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं डिप्रेशन में मुब्तला किसी जहनी मरीज की तरह चीखता हुआ उठ खड़ा होगा। मैं बहरा हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरी कोशिशें रायगा नहीं गई। चीख की आवाज सुनकर दरवाजे पर मुसल्लत मसला सिपाही राइफल ताने अंदर आ गया। जिम ने मौका की नजाकत को भांप कर जीन को उठने का इशारा किया। वो सख्ते की कैफियत से दो चार थी। किसी रिपोर्ट की मानद आहिस्ता आहिस्ता उठी, मुझे वीरान नजरों से घूरती हुई जिम के साथ कदम मिलाती बाहर चली गई। विलियम भी मेरी गैर मुतवक्का तर्ज अमल पर हक्का बक्का रह गया। मैंने नजरें उठाकर उसकी जानब देखा। आंखों की जुबानी एक खामोश पैगाम दिया, जीन का ख्याल रखना विलियम, इस वक्त उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। विलियम शशदर रह गया। उसने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन मसला संतरी दरमियान में हायल हो गया। मैं होंठ काटता लाकअप की सिमत कदम बढ़ाने लगा। 5 रोज गुजर गए। जिम और जीन के आने से एक फर्क जरूर पड़ा। आर्थर ने उन धमकियों पर अमल से गुरेज किया जिसका वो ऐलान कर चुका था, लेकिन मैं उसके तेवर देख रहा था। अंदाजा लगा रहा था कि वो मेरे खिलाफ किसी अय्यार दुश्मन की तरह अंदर ही अंदर बारूदी सुरंगें बिछाने से गाफिल भी नहीं हुआ। मुझे देखकर उसकी आंखों में शैतानी मुस्कुराहट उभर आती। वो मुझे बावर कराना चाहता था कि मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला ना रहूं। उसने सिर्फ अपना हाथ रोक लिया है, जुबान बंद कर रखी है, लेकिन उसका कलम फाइल में मेरे खिलाफ जहर जमा कर रहा था। हमारी निगाहें जब भी चार होती, उसकी आंखों में नफरत और हकारत की चिंगारियां चटकने लगती। मैं लापरवाही से मुस्कुराकर जलती पर तेल छिड़कने का काम अंजाम देता रहा। 5 दिनों में आर्थर ने मुतअद्दिद बार मुझे अपने कमरे में तलब किया। वो मेरे माजी को खरीदने की खातिर उल्टे सीधे पचीदा बेहिंगम और बेहुदा सवालात करता रहा। मुझे उकसाने की कोशिश करता रहा। उसके मातहत मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरते रहे। मैंने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी।
कीचड़ में रेंगने वाले हकीर कीड़े समझकर माफ कर देता। मेरा उनका कोई मुकाबला भी नहीं था। वो रास्ते के पत्थर थे, मैं जब चाहता उन्हें ठोकर मारकर अलहदा कर देता। अलबत्ता मैंने आर्थर को सजा देने की ठान रखी थी। केस अदालत के रूबरू जाने से पहले मैं इस मरदूद को अपने खिलाफ कोई और मौका फराहम नहीं करना चाहता था। 5 दिनों में सिर्फ विलियम 2 बार मिलने आया। जिम और जीन नहीं आए। उन्होंने समझ लिया था कि मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मुझे यकीन था कि वे दोनों मेरे बचाव की खातिर जरूर हाथ पांव मार रहे होंगे। विलियम ने मेरे खरीदने पर इस बात का इकरार किया कि जीन का इत्तफाक उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। मुझे खुशी हुई। मेरे इस्तफार पर उसने दबी जबान में भी ये भी इंकशाफ कर लिया कि मार्टिना के वकील ने एक बार उससे मुलाकात की थी। हरचंद के कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन विलियम का ख्याल था कि वकील एक माकूल रकम के इवज मार्टिना की तमाम जायदादें मनकूला और गैर मनकूला उसके नाम ट्रांसफर करने पर आमादा हो सकता था। उसकी तहवील में मरहूम लियोनार्ड मार्टिना की तहरीर करदा कोई ऐसी कानूनी दस्तावीज थी जिसके सामने आ जाने पर कोर्ट के तवील और उकता देने वाले कानूनी तकाजों के बगैर ही काम बन जाता। विलियम खुलकर तफसील बताने से गुरेज कर रहा था। मैं उसकी हचकचाहट की वजह ताड़ गया। तुम्हें कितनी रकम दरकार होगी? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। आप अपना केस खत्म हो लेने दें, फिर देखा जाएगा।